हाय एवरीवन, मारुति वालों ने फाइनली एक लंबी इंतजार के बाद अपने ग्रैंड विटारा के सारे वेरिएंट्स के प्राइसेस अनाउंस कर दिए। प्राइसेस के ऊपर कमेंट करने से पहले मैं सबसे पहले मारुति वालों को शुक्रिया करना चाहूंगा कि जी इतनी इंतजार कराने के बाद कम से कम आपने हम पे दया करी और सारे प्राइसेस बता दिए। हाई राइडर वालों की तरह गेम नहीं खेला कि जी हम तो 3 वेरिएंट के 4 वेरिएंट के प्राइसेस बताएंगे और बाकी सब के छुपा जाएंगे। जब दूसरे वाला बताएगा अपने प्राइसेस तब हम डिस्क्लोज करेंगे। टोयोटा वाले भी ये कह रहे हैं कि हम अर्ली अक्टूबर के अंदर अपने रेस्ट ऑफ दी वेरिएंट्स के प्राइसेस डिस्क्लोज करेंगे। खैर करो ना करो, अंदाजा तो हमें लग ही गया है। मैं काफी डिस्कशंस और काफी फोरम्स वगैरह पढ़ रहा था और भी कुछ मैंने वीडियोस देखी प्राइसिंग के ऊपर, तो मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। काफी डिवाइडेड ओपिनियन है। ना तो ऐसा है कि सारे के सारे लोगों को ये ओवर प्राइस लग रही है और ना ही सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये फेयर प्राइस लग रही है। और ऐसा हर प्रोडक्ट के साथ होता है। आपको जो चीज महंगी लग रही है वो हो सकता है किसी और को ना लगे, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी फिलहाल ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि बिल्कुल भी ना बिक रही हो। सबकी कुछ ना कुछ सेल तो है, कोई ज्यादा बिक रही है, कोई कम बिक रही है। अब जो गाड़ी कम बिक रही है हो सकता है कि ज्यादातर लोगों को वो वैल्यू फॉर मनी ना लगती हो, बट कोई ना कोई सेक्शन ऑफ पीपल तो है जिन्हें वो वैल्यू फॉर मनी लगती है और इसलिए वो बिक भी रही है, चाहे कुछ ही नंबर्स में सही। फॉर एग्जांपल फोर्ड लगा लो, इनकी कार्स थी जैसे एंडेवर, इको स्पोर्ट, फीगो, मेरी नजरों में काफी अच्छी कार्स थी, बट प्रॉब्ली लार्जर कस्टमर बेस के हिसाब से वो इतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं थी। उनकी सेल्स उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी फोर्ड एक्सपेक्ट कर रही थी और इसलिए फोर्ड को पैकअप करके जाना पड़ा। इसलिए पब्लिक ओपिनियन हमेशा डिवाइड रहता है किसी भी चीज को लेके। आप में से जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को मेरी बातें ठीक लगे या हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें ना जचे। इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूं कि मैं जो भी कमेंट्स करूंगा प्राइसिंग के ऊपर वो मेरा अपना ओपिनियन होगा। ऐसा मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा कि जो मैंने बोल दिया वही सत्य है। बाकी ये आपको अपनी जजमेंट बनानी है कि आपका इन कार्स के ऊपर क्या व्यू है, ताकि मैं अपना व्यू प्राइसिंग को लेकर थोड़ा ऑब्जेक्टिव रखूं और यहाँ वहां पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से ना झूलूं। इसलिए मैंने आज से कुछ टाइम पहले, जब प्राइसिंग का कुछ अता पता नहीं था, अपनी तरफ से अपने लॉजिक लगा के और अपनी ड्यू डिलिजेंस लगा के रफली इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस डिटरमाइन करने की कोशिश करी थी। दोनों की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। क्योंकि खुद का दिमाग लगा के प्राइसिंग ड्राइव करके जब एक्चुअल प्राइसिंग आती है तो आप ज्यादा अक्यूटली देख पाते हो कि कौन सा पर्टिकुलर मॉडल ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा नहीं है। आप लोगों में से जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, आपको मैं जो फिगर्स दिखाऊंगा हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि यार क्या हवा में बात कर रहा है, क्या एस्टिमेट है, किस बेसिस पे है, तुक्का मार रहा है। इसलिए जो पहली बार आ रहे हो और जिन्हें बैकग्राउंड नहीं पता, मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा कि एक बार वो प्राइस डेरिवेशन की वीडियोस देख लेना। थोड़ी लंबी है, चाहे बेशक थोड़ा सा फास्ट करके देख लेना, तो उससे क्या है कि लॉजिक समझ में आ जाएगा कि मैं जो बोलूंगा इस वीडियो में उसका क्या बेसिस होगा। नाउ अज्यूमिंग कि आप लोग वो दोनों वीडियोस देख चुके हो और आपको पता है कि मैं क्या प्राइसिंग मन में सोच के बैठा था, क्यों बैठा था और उसके बेसिस पे मैं क्या बोलने वाला हूं, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं हाई राइडर से, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से, क्योंकि हाई राइडर के प्राइसेस पहले आए थे। सो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर मैंने जो एस्टिमेट दिए थे वो एस, जी और वी के 1481, 1681 एंड 1841 के थे। वो बात अलग है कि ये सिर्फ एक एस्टिमेट था और मैंने वीडियो के अंदर बार बार ये कहा था कि ये मेरी एक डेरिवेशन है एंड दिस में नॉट बी एक्यूरेट। अब अगर मैं एक्चुअल प्राइसेस के साथ कंपेयर करूं तो इसका एस वेरिएंट मेरे डिराइव्ड प्राइस से 29,000 के करीब ज्यादा महंगा है, जी वेरिएंट 67,000 ज्यादा महंगा है और वी वेरिएंट 57,000 ज्यादा महंगा है। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि मुझे हाई राइडर लेनी है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेनी है लेकिन वैल्यू फॉर मनी कार लेनी है, मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का एस वेरिएंट इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। बाकी जिसको पैसे की चिंता नहीं है, जिसको फुली लोडेड कार चाहिए, सारे फीचर्स ऑन दी हाउस चाहिए, वो तो फिर जी, वी, वो तो कुछ भी ले सकता है, वो उनकी मर्जी है। अब मैं बात करता हूँ हाई राइडर के माइल्ड हाइब्रिड की। तो मुझे ऐसा लगा था कि वी ऑटोमेटिक जो है वो 14.74 पौने 15 लाख रुपए का होगा, बट ये निकला 17,09,000 का, विच इज 2,35,000 रुपीज मोर देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। मुझे तो पर्सनली ये काफी ज्यादा ओवर प्राइस लग रहा है, लेकिन ये ओवर प्राइस्ड मुझे किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लग रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। मैंने हाई राइडर के प्राइसेस ड्राइव करे थे ग्रैंड विटारा की डायरेक्ट प्राइसेस की हेल्प से, बलेनो और ग्लैंजा की हेल्प से, और जो प्रेजेंट अर्बन क्रूजर और प्रीवियस जनरेशन विटारा ब्रेजा है उनके हिसाब से। तो अगर मैं सिर्फ मारुति का करंट लाइनअप बिफोर दी ग्रैंड विटारा देखूं एंड उसके काउंटर पार्ट मॉडल्स टोयोटा के जो हैं उनके हिसाब से देखूं, ये सब देखते हुए ये ओवर प्राइस्ड है। मतलब कि अगर मैं इंट्रा ब्रांड देखूं तो ओवर प्राइस्ड है, लेकिन अगर इंटर ब्रांड देखूं तो इक्वेशन चेंज हो सकती है। यानी कि अगर मैं अलग अलग ब्रांड्स की कार लेके आऊं, जैसे क्रेटा हो गई, एमजी एस्टर हो गई, सेल्टॉस हो गई, कुशाक टाइगन हो गई, अगर मैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल्स विच ऑफर दी सेम अमाउंट ऑफ फीचर्स उनको सामने रखूं तो वो एक सेपरेट केस सिनेरियो होगा। अभी जो मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूं वो विद रिस्पेक्ट टू दी कंपनीज अदर मॉडल्स कर रहा हूं। तो ये हो गई बात हाई राइडर के जो डिस्क्लोज्ड एक्चुअल प्राइसेस है उनकी। अब मैं चलता हूं ग्रैंड विटारा के डिस्क्लोज्ड प्राइसेस पे एंड अगेन मैं शुरुआत करता हूं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से ही। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो जब मैंने ग्रैंड विटारा की और हाई राइडर की डेरिवेशन करी थी तो मैंने उसमें ये माना था कि गोइंग बाय द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हाई राइडर के वेरिएंट्स ग्रैंड विटारा से 20,000 रुपए ज्यादा महंगे हो सकते हैं, जो कि है भी। माइल्ड हाइब्रिड के अंदर यही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर इक्वेशन बिल्कुल उल्टी हो गई है। जहां मुझे लग रहा था कि मारुति की कार्स थोड़ी सस्ती होंगी, मारुति के जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स हैं वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग हाई राइडर के हाइब्रिड वेरिएंट्स से 50,000 रुपए महंगे हैं। सो जो मैं 20,000 रुपए सस्ता लगा रहा था वो और जो 50,000 रुपए महंगे हैं वो दोनों को ऐड करो तो 70,000 का डिफरेंस बनता है। तो यही जो हाई राइडर की इक्वेशन है यहाँ पे, इसमें 67,147 में और 57,147 में 70,000 ऐड कर दो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई हैड ड्राइव्ड एंड व्हाट द एक्चुअल प्राइसेस टर्न्ड आउट टू बी। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली ग्रैंड विटारा की वेरिएंट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जहां फर्क हाई राइडर में 67,000 एंड 57,000 था, वो यहाँ पे 1,37,000 एंड 1,27,000 हो जाता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के मामले में बिटवीन दी ग्रैंड विटारा एंड दी हाई राइडर मैं क्लियरली ये कहूंगा कि हाई राइडर इज मोर वैल्यू फॉर मनी एज कंपेयर टू दी ग्रैंड विटारा। 50,000 रुपए ज्यादा एक्सपेंसिव होना वैसे भी जस्टिफाइड है नहीं, बट मारुति फिर भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। मारुति सेइंग कि एडिशनल वारंटी देंगे, स्टैंडर्ड वारंटी है 2 साल और 40,000 किलोमीटर, उसके अंदर हम 3 साल और जोड़ देंगे तो आपको टोटल 5 ईयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी, जबकि टोयोटा के अंदर स्टैंडर्ड 3 ईयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी होती है। तो सीधा सीधा यहाँ पे आपको किलोमीटर्स तो सेम है, लेकिन ग्रैंड विटारा के अंदर 2 साल की वारंटी ज्यादा एक्स्ट्रा मिल रही है। लेकिन टोयोटा की अगर मैं बात करूं तो 18,000 रुपए देके तकरीबन आप वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हो फ्रॉम 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स। सो वारंटी के मामले में बोथ कैन बी एट पार। तो आप 50,000 में से 18,000 हटा दो, 32,000 बचे। अब इस 32,000 को ये कह के जस्टिफाई करा जा सकता है कि मारुति प्रिस्टीन जेन्युइन नेक्सा एक्सेसरी पैक भी देगी विच इज वर्थ 67,000। तो 67 माइनस 32 35,000। सो ये सब सुन के आपको ये लगेगा दैट दी मारुति ऑफर्स 32,000 रुपीज वर्थ ऑफ मोर वैल्यू दैन दी हाई राइडर, तो उसका प्राइस ज्यादा जस्टिफाई होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर 2 चीजें हैं। टोयोटा अपनी व्हीकल्स पे 3 ईयर्स की फ्री रोड साइड असिस्टेंस देती है, मारुति नहीं देती। रोड साइड असिस्टेंस है मारुति का, बट वो फ्री नहीं है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। और टोयोटा का जो 3 इयर्स का रोड साइड असिस्टेंस है वो कितने का है, उसकी क्या वर्थ है। मैंने इसका ब्रोशर पढ़ने की कोशिश करी तो ब्रोशर में लिखा हुआ था दैट इफ यू वांट टू एक्सटेंड दी रोड साइड असिस्टेंस इट कैन बी डन एट अ नॉमिनल कॉस्ट। सो बेसिकली 3 इयर्स का भी जो रोड साइड असिस्टेंस है वो भी एक नॉमिनल कॉस्ट का है। अब ये नॉमिनल कॉस्ट कितनी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 2 साल की वारंटी एक्सटेंशन आपको 18,000 की मिल रही है, यानी कि साल का 9,000, तो 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस जो है उसके लिए भी आप एक सिमिलर कैलकुलेशन अगर करोगे यू विल रियलाइज कि दोनों गाड़ियों के प्राइसेस एट पार हो जाते हैं। 19-20 का फर्क होगा, 5-7-10,000 की निटी-ग्रिटीज के अंदर मैं नहीं जाना चाहता। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं ये मान लूं कि दोनों के प्राइस बराबर हैं, आप क्या चीज चूज करोगे, एक्सेसरी या रोड साइड असिस्टेंस। इस चीज की जजमेंट आप तब बना पाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि इस एक्सेसरी पैक में मिल क्या रहा है। तो मैं एक्सेसरी पैक का स्नैपशॉट यहाँ लगा देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ। फ्रंट बम्पर एक्सटेंडर विद ब्लैक क्रोम, रियर स्किड प्लेट विद ब्लैक क्रोम, साइड स्कर्ट विद ब्लैक क्रोम, हेडलैम्प गार्निश विद ब्लैक क्रोम। देखो गाड़ी में ब्लैक क्रोम लगा लोगों के, मेरी लाइफ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन रोड साइड असिस्टेंस एक ऐसी चीज है जिससे कि मेरी लाइफ पे और मेरी कन्वीनियंस पे फर्क पड़ेगा, तो मैं इन चीजों को उतना कंसिडर नहीं करूंगा। आगे चलते हैं। ऑल वेदर मैट्स, बूट मैट, बूट सिल गार्ड, ठीक है मैट जरूरी है बट ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। फिर उसके बाद एक कुशन सेट है और लास्ट में एक हाई परफॉर्मेंस वैक्यूम क्लीनर। हाई परफॉर्मेंस वैक्यूम क्लीनर दे तो देंगे, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर कि कस्टमर्स उसको कितना यूटिलाइज कर पाएंगे। समहाउ मुझे हाई राइडर के ऑफरिंग थोड़े से बेटर लगते हैं। जो दूसरी कैच है वो ये है कि मारुति ने अपनी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है और जो प्रिस्टीन नेक्सा एक्सेसरी पैक है, दिस इज अ स्पेशल इंट्रोडक्टरी पैकेज। मतलब कि ये चीजें भी जिनको मिल रही है वो शुरू के कुछ ऑर्डर्स तक ही मिलेंगी, बाद में ये चीजें विड्रॉ कर ली जाएंगी और प्राइस वहीं का वहीं रहेगा। तो अगर आप इन चीजों को हटा दो, जो कि इवेंचुअली वैसे भी हटेंगी कुछ ऑर्डर्स के बाद, कितने ऑर्डर्स के बाद वो मारुति ने अभी नहीं बताया है, तो हाई राइडर के अंदर एक्स्ट्रा वारंटी होगी, एक्स्ट्रा फ्री रोड साइड असिस्टेंस होगा और हाई राइडर 50,000 रुपए सस्ती भी होगी। सो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के मामले में हाई राइडर मेक्स मोर सेंस। अब हम बात करते हैं माइल्ड हाइब्रिड की। तो माइल्ड हाइब्रिड अगर किसी को हाई राइडर लेनी है और ग्रैंड विटारा लेनी है, उसमें क्या बेटर है। देखो इन चीजों को मैं शुरू में अभी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैंने ग्रैंड विटारा भी बुक कर दी, मैंने हाई राइडर भी बुक कर दी, मैंने दोनों गाड़ियां बुक कर दी, कौन सी लूं, किसकी बुकिंग कैंसिल करूं। तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई बेचारा किसी गलत गाड़ी की बुकिंग कैंसिल कर दे, एक की बुकिंग को छोड़ दे और फिर बाद में उसको रियलाइज हो कि इसकी जगह वही लेनी ठीक थी, फिर वो यहाँ कैंसिल करेगा, फिर वो वहां बुकिंग करेगा, फिर वहां दोबारा 0 से नंबर स्टार्ट होएगा। काफी सारे मैसेजेस में देख रहा हूँ आते रहते हैं कि मैं बुकिंग कैंसिल करा रहा हूं, करा दूं क्या, मैं ये ले लूं। तो क्योंकि कोई ऐसा हेस्टी डिसीजन ना ले इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहा हूं और इसीलिए मैंने इमीडिएटली वीडियो नहीं बनाई थी प्राइसेस रिवील होने के बाद, क्योंकि जैसी प्राइसेस सामने आते हैं ना एकदम से माइंड में हिट करता है कि अरे इतनी महंगी कौन लेगा। काफी लोगों का ये रिएक्शन हो सकता था। सो एट द हीट ऑफ द मोमेंट आप कोई चीज बोल देते हो, शायद वो 100% एक्यूरेट ना हो। आप थोड़ा सा बैठो, देखो, एनालाइज करो, लोगों की पल्स देखो, बाकी गाड़ियों के प्राइसेस देखो, खुद जो आपने एस्टिमेट लगाया था वो देखो और फिर एक कूल माइंड के साथ अगर चीजें समझाओ तो आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा ज्यादा न्यूट्रल होगा। एनीवे दोबारा माइल्ड हाइब्रिड पे चलते हैं। तो ये जो स्पेशल इंट्रोडक्टरी ऑफर था एक्सटेंडेड माइलेज का और एक्सेसरी पैक का, वो माइल्ड हाइब्रिड पे नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे था। सो बेसिकली मारुति की माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल
मुझे 20,000 रुपये सस्ती तो मिल रही है, बट मैं क्या क्या चीज़ें खो रहा हूँ। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के अगेंस्ट मुझे सिर्फ 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। 3 साल का फ्री रोड असिस्टेंस मुझे वहां मिलता, यहाँ मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की वैल्यू 20,000 रुपये से तो ज़्यादा ही है। हेंस मैं माइल्ड हाइब्रिड के अंदर भी हाई राइडर को ही प्रेफर करूंगा, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन कि हाई राइडर के बाकी के वेरिएंट्स भी सिर्फ 20,000 रुपये ही महंगे रहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि होंगे भी, बिकॉज जो माइल्ड हाइब्रिड का टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट 2 व्हील ड्राइव है अल्फा और वी, जो सबसे महंगे हैं, जब उन्हीं में 20,000 का फर्क है, तो जो सस्ते मॉडल्स होंगे उनमें 30-40,000 का फर्क होना सेंस नहीं बना था। उनमें डिफरेंस या तो 10,000 का होगा या 15,000 का होगा या मैक्स टू मैक्स 20 का होगा। और मैंने भी जो एस्टीमेट दिया था ग्रैंड विटारा का और हाई राइडर का, उसमें मैंने ये माना था कि ई और एस शायद 10,000 महंगे हो सकते हैं, जी और वी 15,000 महंगे हो सकते हैं, और वी ऑल व्हील ड्राइव 20,000 रुपये महंगा हो सकता है। बट अब जब सारे प्राइजेस अनाउंस कर दिए ग्रैंड विटारा ने, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर जीटा प्लस वर्सेस जी एंड अल्फा प्लस वर्सेस वी दोनों के अंदर कॉन्स्टेंटली 50,000 का ही फर्क है, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि सारे मॉडल्स के अंदर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो। इसीलिए मैं वो 10, 15, 20 की जगह ये मान के चलता हूँ कि माइल्ड हाइब्रिड के जो बाकी के वेरिएंट्स होंगे हाई राइडर में, उनमें डिफरेंस कॉन्स्टेंटली 20,000 का ही रहेगा। तो वो चीज़ मानते हुए मैंने हाई राइडर के वो वाले वेरिएंट्स जिनका भी प्राइस डिस्क्लोज नहीं हुआ है वो यहाँ पे लिख दिया है, एंड यू कैन फाइंड देम इन ग्रीन फॉन्ट। सो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि हाई राइडर के जो रिवाइज प्राइसेस हो सकते हैं आपके हिसाब से, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, आप वो शेयर करो। तो भाई फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये है। तो फिलहाल की मेरी ग्रैंड विटारा वर्सेस हाई राइडर की एनालिसिस के अंदर दी हाई राइडर विंस ऑल राउंड ओवर दी ग्रैंड विटारा अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स। अब मैं बात करता हूँ अपने अगले एस्टीमेट की। मैंने अपनी डेरिवेशंस के अंदर ये माना था कि ऑटोमेटिक में और मैनुअल में 1.5 लाख रुपए का फर्क होगा, और एक्चुअल प्राइसेस के अंदर भी एग्जैक्टली 1.5 लाख का ही फर्क है। सो मेरे हिसाब से दी ऑटोमेटिक्स आर फेयरली प्राइस्ड अबव दी मैनुअल्स फॉर बोथ दी ग्रैंड विटारा एंड दी हाई राइडर। वो बात अलग है कि अलग अलग वेरिएंट्स के जो मैनुअल ट्रांसमिशंस हैं वो ही इतने ज़्यादा महंगे कर दिए हैं कि उसकी वजह से कॉरस्पॉन्डिंगली ऑटोमेटिक्स भी उतने महंगे हो गए, एंड दी एंटायर सिनेरियो बिकम्स ओवर प्राइस्ड। दूसरी चीज़, जो डुअल टोन वर्जन्स हैं वो सिंगल टोन वालों से 16,000 रुपये महंगे हैं। दिस इज ऑल्सो जस्टिफाइड, क्योंकि यही सेम चीज़ हमने ब्रेजा के अंदर भी देखी थी। नाउ दैट वी नो कि डुअल टोन का तो 16,000 का फर्क है, ऑटोमेटिक का 1.5 लाख का फर्क है, वही जो हमने सोचा था और वही निकला, तो हम ऑटोमेटिक और डुअल टोन को हटा देते हैं और सिर्फ मैनुअल की ही बात करते हैं। तो अगर आप इस एक्सेल शीट के अंदर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर माइल्ड हाइब्रिड की बात करूं तो मैंने ये कहा था कि अगर सिग्मा वेरिएंट 10 लाख से थोड़ा सा भी सस्ता निकलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इट वुड बी प्राइस्ड जस्ट अंडर 10 lakhs, लेकिन इन्होंने 10,45,000 का लॉन्च करा है। डिफरेंस 48,500 का है। ठीक है, थोड़ा सा महंगा है पर उतना भी ज़्यादा नहीं है। सुपर वैल्यू फॉर मनी तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक है, एवरेज है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। लेकिन अगर आप डेल्टा, जीटा, अल्फा और ऑल व्हील ड्राइव में देखोगे तो मेरे एस्टीमेट का और एक्चुअल प्राइसेस का डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो बेसिकली सिग्मा के बाद एज एंड व्हेन यू गो हायर अप दी वेरिएंट, वैल्यू फॉर मनी कोशेंट उसी हिसाब से घटता रहता है। सो रही बात उन लोगों की जो मैसेज कर करके पूछते रहते हैं कि मैं बुकिंग कैंसिल कर दूं, मैं बुकिंग कैंसिल कर दूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने माइल्ड हाइब्रिड सिग्मा बुक कराई हुई है या हाई राइडर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का एस वेरिएंट बुक कराया हुआ है तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं डेल्टा, जीटा, अल्फा, ऑल व्हील ड्राइव की मैं अलग से बात करूंगा। डेल्टा, जीटा, अल्फा की बात करता हूं तो इन सेगमेंट्स की किसी भी कार को आपने तभी बुक किया होगा जब आपको ये लग रहा होगा कि कार वैल्यू फॉर मनी होगी और ठीक ठाक किट एंड इक्विपमेंट्स दे रही है, और साथ ही साथ कार की माइलेज भी अच्छी है। देखो मेन चीज ग्रैंड विटारा के माइल्ड हाइब्रिड के अंदर आदमी माइलेज की वजह से ही आया है, वरना जाने को तो एमजी एस्टर, क्रेटा, कुशाक, टाइगुन वो वहां भी जा सकता था। अच्छे खासे इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टर्बो इंजन्स भी अवेलेबल हैं, पावर भी ज़्यादा है, पिकअप भी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है। कोई भी कस्टमर वो सब कुछ त्याग के यहाँ पे माइलेज के लिए ही आया है। अब ये जो माइलेज की सेविंग है इसके ऊपर मैं एक छोटा सा कमेंट देना चाहूँगा। एक ना ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि हम एक बार जो बड़ा एक्सपेंसेस बेयर कर लेते हैं वो हमें एक बार चुभता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन जो एक्सपेंस हमें रोज की रोज दिखता है चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, हमें वो ज़्यादा चुभता है। हिंदी में काफ़ी फेमस कहावत है, आंखों देखी मक्खी ना निगली जाए। मतलब कि सामने अगर हमने कहीं दूध में या खाने में मक्खी देख ली, हम वो नहीं खा सकते। हम पीछे से कुछ भी खिला दो, वही दूध अगर कोई मक्खी निकाल के हमें देगा और हमें पता नहीं होगा, हम आराम से पी लेंगे। हम अपने घर का खाना जब खाते हैं तो हम कितने फिनिकी होते हैं कि इसमें ये है, इसमें वो नहीं है, इसमें बाल आ गया। लेकिन वहीं रेस्टोरेंट में अगर हम खाना खाएं तो वहाँ उधर किचन के अंदर कोई कैसे खाना बना रहा है, क्या उसमें टपक रहा है, वी डोंट बॉदर। बस सामने बढ़िया तरह से पेश करा हुआ खाना आ गया एंड वी एंजॉय इट। बेसिकली सामने जो चीज होती है ना, ध्यान उसी पे जाता है। यही खेल कुछ माइलेज का है कि कई बार कोई भी कस्टमर डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट कहीं पे खर्च देगा जस्ट सो दैट कि रोजमर्रा की लाइफ में उसका एक्सपेंस थोड़ा सा कम रहे। वो बात अलग है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो उसकी डेली सेविंग होंगी वो इतनी ज्यादा नहीं होंगी विच वुड मेक अप फॉर दी वन टाइम एक्सपेंडिचर दैट इज मेड। माइल्ड हाइब्रिड के अंदर मैं सच कहूं तो जैसे जैसे आप ज्यादा पैसे खर्चते हो ना एडिशनल फीचर्स के लिए, दी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स किक्स इन, कि आप ज्यादा पैसे दे रहे हो
लेकिन उतने पैसे का आपको वर्थ नहीं मिल रहा। आप सिग्मा से डेल्टा पे इतना पे करते हो, आपको मिलता है इतना, डेल्टा से जीटा पे इतना पे करते हो, मिलता है इतना, और जीटा से अल्फा पे इतना पे करते हो, मिलता है और भी कम। ज्यादा अपग्रेड करने के लिए आप पे भी ज्यादा कर रहे हो, बट प्रोपोर्शनेट वैल्यू आपको शायद नहीं मिल रही। नाउ अगेन, अगर कोई इस चीज से अग्री ना करता हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो प्राइस डेरिवेशन वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये मैं बलेनो, ब्रेजा, XL6 सारी गाड़ियों की प्राइसिंग जो है उन सबको कंसिडर करके बता रहा हूँ। मान लो कि आप और बाकी सारे बेटर और मोर पावरफुल इंजन ऑप्शंस छोड़ के यहाँ पे आए हो और आपने यहाँ पे आके अल्फा बुक करा ली। सपोज आप 15,39,000 भी पे कर रहे हो क्योंकि आपको फीचर्स चाहिए, लेकिन आपको माइलेज के अंदर भी कंजर्व करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वाकई में कंजर्व करना है, पैसे बचाने हैं, तो आप सिर्फ फिर माइलेज पे पैसे मत बचाओ, आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी पैसे बचाओ। इतनी इक्विपमेंट लेवल चाहिए तो आप ब्रेजा ले सकते हो। और मैं सही बताऊं, ब्रेजा में से बैठ के अगर आप ग्रैंड विटारा में आओगे, सो दी एडिशनल अमाउंट दैट यू आर स्पेंडिंग, उस हिसाब से आपको उतनी प्रीमियमनेस फील नहीं होगी, आपको इतना कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा। मैं मानता हूं कि ब्रेजा अंडर 4 मीटर्स है और ग्रैंड विटारा करीबन 350 mm ज्यादा है, लेकिन अगर आप कार्स के अंदर बैठोगे ना तो आपको कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा। इंटीरियर्स के अंदर, प्लास्टिक क्वालिटी में, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट में, स्टीयरिंग व्हील में, ट्रांसमिशन में, गियरबॉक्स लीवर में, इन सब में आपको ब्रेजा ही नजर आएगी। छोटी मोटी चीजें हैं जैसे लेदर सीट्स हो गई या फिर पैनोरामिक सनरूफ हो गई, इन चीजों के लिए जितना एक्स्ट्रा महंगा जा रहा है वो मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। कंपैरिजन के लिए मैं बता देता हूँ कि ग्रैंड विटारा अल्फा ऑटोमेटिक अगर आप लोगे तो वो एक शोरूम 1689 की है और ऑन दी रोड आते आते वो 19.5 लाख की पड़ेगी दिल्ली के हिसाब से। ब्रेजा ZXi प्लस ऑटोमेटिक 15.85 लाख की है, आप 3,65,000 रुपीज बचा लोगे। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अल्फा प्लस छोड़ के ब्रेजा ZXi प्लस लेते हो तो ऑन दी रोड प्राइस में आपके 6,65,000 रुपए बचेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस 22.5 लाख की पड़ेगी दिल्ली में। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसके अंदर थोड़े से फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, पैनोरामिक सनरूफ है, लेकिन आप कॉस्ट तो देखो, 6.65 लाख के अंदर आप एक और गाड़ी ले सकते हो, जबकि बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स मोर और लेस ब्रेजा के ही है। इनफैक्ट ब्रेजा ही क्यों, बलेनो में भी काफी चीजें सेम है। जो कस्टमर बलेनो का टॉप मॉडल लेगा और जो सपोज ग्रैंड विटारा जीटा लेता है तो कॉस्ट में बहुत फर्क है, लेकिन अंदर बैठ के आपको कहीं ना कहीं फीलिंग सेम आएगी। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट जो है उसकी प्राइसिंग ठीक है, लेवल ऑफ इक्विपमेंट भी उसके अंदर अच्छा है। ब्रेजा VXi की सारी चीजें हैं, प्लस ब्रेजा ZXi के भी काफी फीचर्स हैं उसमें, जबकि ब्रेजा ZXi 1086 की पड़ती है और ग्रैंड विटारा सिग्मा 1045 की है, 41,000 रुपए सस्ती। मुझे ऐसा लगता है कि सिग्मा को ये लोग 1045 से कम रख सकते थे, 10 के आसपास, बट उससे ब्रेजा VXi की सेल्स बहुत बुरी तरह से हिट हो सकती थी, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया इसका। अब आप लोगों में से कुछ होंगे जिनको लगेगा कि ग्रैंड विटारा में और ब्रेजा में चीजें बेशक सेम हो, एक्सपीरियंस सेम हो, लेकिन फिर भी ग्रैंड विटारा ज्यादा बड़ी है, ज्यादा स्पेस है, वो एक अलग सेगमेंट है। तो पहली चीज तो ये है कि मैंने ब्रेजा का भी रिव्यू करा हुआ है अंदर बैठ के, ग्रैंड विटारा का भी करा हुआ है, आप लोग चाहो तो उस रिव्यू को देख लेना। अपनी तरफ से मैंने बहुत एग्जॉस्टिवली कवर करा है, आपको सारा पता चल जाएगा कि उसकी सीटिंग कैसी है, कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी स्पेस है, सब कुछ। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आया, एंड अगर आप लोगों को स्पेस चाहिए ही तो XL6 क्या बुरी है। ग्रैंड विटारा की प्राइसिंग आने के बाद लोग हाई राइडर की बात कर रहे हैं, ब्रेजा की बात कर रहे हैं, लेकिन XL6 एक ऐसी कार है जो कि थोड़ी ओवरशैडोड है, उसे समाओ उतनी अटेंशन मिल नहीं रही जितनी की मिल सकती थी। XL6 की हालत ना वो शाहरुख खान की मूवी नहीं थी कुछ कुछ होता है, उसकी काजोल की तरह है कि बेचारी कस्टमर्स के लिए, आई मीन राहुल के लिए फीलिंग्स लेके बैठी है, शी हैज सो मच टू ऑफर, बट राहुल है कि यानी कि कस्टमर है कि काजोल की तरफ यानी कि XL6 की तरफ देख ही नहीं रहा है, उसका सारा ध्यान रानी मुखर्जी पे यानी कि ग्रैंड विटारा पे है। अब आप XL6 की प्राइसिंग देखो, 1129 से शुरू होती है एंड 1439 पे टॉप्स आउट, जबकि ग्रैंड विटारा अल्फा ऑटोमेटिक 16.89 की है। 14.39 और 16.89 में आप डिफरेंस देख रहे हो कितना है, 2.5 लाख रुपए का। ग्रैंड विटारा का टॉप माइल हाइब्रिड वेरिएंट XL6 के टॉप माइल हाइब्रिड वेरिएंट से 2.5 लाख रुपए एक्सपेंसिव है। अब मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताता हूँ। पहली बात तो XL6 में स्पेस ज्यादा है, दूसरी बात XL6 के अंदर सीटिंग भी 6 लोगों की है वर्सेस ग्रैंड विटारा के 5। तीसरी चीज सीट कंफर्ट, अगर आप लोगों ने मेरा ग्रैंड विटारा का रिव्यू देखा हो तो मैंने उसके अंदर रिक्लाइनिंग सीट्स दिखाई थी कि ये कितनी रिक्लाइन होती हैं, आप एक बार उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वर्सेस XL6 के अंदर कैप्टन सीट्स हैं एंड कैप्टन सीट्स को आप काफी पीछे तक रिक्लाइन कर सकते हो, तो सीट कंफर्ट ज्यादा है, इंडिपेंडेंट आर्मरेस्ट मिलता है, इंजन सेम है, ट्रांसमिशन सेम है, यहाँ तक कि XL6 के अल्फा प्लस के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो कि ग्रैंड विटारा अल्फा में नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए रिजर्व्ड है। उसके अलावा XL6 के अंदर हेड्स अप डिस्प्ले है, वायरलेस चार्जर है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये सारी चीजें ग्रैंड विटारा के अंदर सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में है। इनफैक्ट वायरलेस चार्जर और HUD ये तो ब्रेजा के ZXi प्लस के अंदर भी मिल जाएगा आपको। अब आप लोगों में से कुछ को लगेगा कि ग्रैंड विटारा पैनोरामिक सनरूफ दे रही है, XL6 के अंदर सनरूफ नहीं है, वो बात ठीक है,
लेकिन XL6 के अंदर रूफ माउंटेड AC वेंट्स हैं, जो कि मुझे पर्सनली सेंट्रल कंसोल के अंदर जो AC वेंट्स होते हैं उससे बेटर लगते हैं, क्योंकि AC वेंट से आती है ठंडी हवा, और आप लोगों को पता ही होगा कि जो कोल्ड एयर होती है उसकी डेंसिटी वार्म एयर से ज़्यादा होती है, तो ठंडी हवा कहीं भी अगर निकलेगी तो वो सीधा नीचे आके सेटल होएगी, बिकॉज इट इज हेवियर। अब नीचे सेंट्रल कंसोल में से अगर ठंडी हवा निकल भी रही है तो वो नीचे के नीचे रह जाएगी पैरों में, वो ऊपर अपर बॉडी तक तो पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन रूफ माउंटेड सेंटर कंसोल्स जो होते हैं वो कोल्ड एयर का थ्रो करते हैं एंड देन दैट एयर ग्रेजुअली सेटल्स डाउन, तो केबिन कूलिंग थोड़ी सी बेटर होती है। ग्रैंड विटारा के अंदर फॉग लैंप्स भी नहीं है जो कि XL6 में है। हाँ, कुछ चीजें हैं जहाँ पे XL6 लैक करती है, जैसे उसके अंदर 16 इंच के अलॉयज हैं, ग्रैंड विटारा के अंदर 17 इंचेस के हैं, हालांकि डिजाइन सेम है दोनों का। नेक्स्ट, XL6 के टॉप वेरिएंट में 4 एयरबैग्स हैं, फ्रंट एंड साइड। ग्रैंड विटारा के अंदर 6 एयरबैग्स हैं, कर्टन एयरबैग्स भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्या कॉस्ट होगी। रिसेंटली किया सेल्टॉस ने अक्रॉस दी वेरिएंट्स सबके अंदर 6 एयरबैग्स इंट्रोड्यूस कर दिए। लोएस्ट वेरिएंट के अंदर 2 थे, उसमें भी 6 डाल दिए। एंड किया वालों ने सेल्टॉस के कितने सिर्फ 30,000 रुपीज रेट्स बढ़ाए। वो रेट्स वो वैसे भी थोड़े बहुत तो बढ़ाते ही, बिकॉज ऑफ राइजिंग इनपुट कॉस्ट वो सब लोग बढ़ा भी रहे हैं। प्राइस हाइक के ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली भी है, उससे पहले भी टाटा के ऊपर डाली थी। एंड बाय द वे 1 अक्टूबर से भी आपकी टाइगन और वर्टिस वो भी महंगी हो रही है, तो 30,000 सिर्फ एयरबैग्स का नहीं है सेल्टॉस का, वो 10-20 हज़ार रुपये शायद वैसे भी बढ़ा देते हैं। और उसमें तो फिर भी 2 से 6 एयरबैग दिए हैं, इसमें तो सिर्फ 4 और 6 का फर्क है, 2 एयरबैग्स का फर्क है। और एयरबैग्स की फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने डिस्कस भी किया था इस वीडियो के अंदर, चाहो तो देख सकते हो। बस एक मेजर डिफरेंस ये है कि XL6 हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पे बनी है और ग्रैंड विटारा सुजुकी टेक्ट प्लेटफॉर्म पे, यानी कि ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म्स दोनों के डिफरेंट हैं, लेकिन सेफ्टी में कितना डिफरेंस है वो तो हमें एक्चुअल क्रैश टेस्ट रिजल्ट से ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी 2.5 लाख का डिफरेंस काफी होता है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को अगर लेवल ऑफ इक्विपमेंट्स अच्छे चाहिए, फुली लोडेड कार चाहिए, तो ब्रेजा एक अच्छा खासा ऑप्शन है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरी हाइट ज्यादा है, मेरी फैमिली बड़ी है, मुझे जगह चाहिए, तो दे कैन कंसिडर दी XL6। इसलिए मुझे ग्रैंड विटारा विद इन दी मारुति स्टेबल ही उतनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रही। फॉरगेट अबाउट कंपेयरिंग इट विद अदर कार्स ऑफ अदर ब्रांड्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर मैंने एस वेरिएंट की तो बात कर ली कि हाई राइडर का एस वेरिएंट अगर ले रहे हो तो ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है। अब आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि टॉप एंड हाइब्रिड वेरिएंट बुक कर रखा हो एंड कहीं ना कहीं अब आप डिली डाली कर रहे हो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का टॉप वेरिएंट ले तो लिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि माइल्ड हाइब्रिड ले रहे थे, थोड़े पैसे बच जाते, शायद बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होता, ये तो बहुत ज़्यादा महंगी आ गई, लेकिन लेना तो हमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ही था, हम क्या करें, काफ़ी कंफ्यूजन होगा। तो अगर मैं ग्रैंड विटारा लूँ फॉर एग्जांपल, उसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 19.5 लाख रुपए का है, टॉप वेरिएंट। अब 19.5 लाख रुपए जो है ना, ये और भी काफ़ी सारे दरवाजे खोल देता है। फॉर एग्जाम्पल दी होंडा सिटी हाइब्रिड, जो कि एक शोरूम एग्जैक्टली 19,49,900 की है, सिर्फ 900 रुपये महंगी है ग्रैंड विटारा टॉप मॉडल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से। और टाटा नेक्सन EV मैक्स, जो कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी इस रेंज के अंदर आ सकती है। कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसको मैं कभी अलग से डिस्कस करूंगा, अभी मैं सिर्फ ये डिस्कस करता हूँ कि अगर आप लोगों के पास 22 लाख रुपए हैं, क्योंकि 19.5 लाख रुपए की गाड़ी 22.5 लाख की ही पड़ेगी ऑन दी रोड, तो इतने प्राइस के अंदर क्या ग्रैंड विटारा या हाई राइडर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बेस्ट ऑप्शन है? अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ही लेनी है तो मैं आपको होंडा सिटी का और ग्रैंड विटारा हाई राइडर का दोनों का एक ब्रीफ दे देता हूँ कि कौन सी गाड़ी में आपको क्या मिलेगा। होंडा सिटी में आपको मिलेंगी पावर, परफॉर्मेंस, राइड, हैंडलिंग, बेटर बूट स्पेस, बेटर सीट कंफर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रिमोट इंजन स्टार्ट, होंडा का ADAS फीचर जिसे कि होंडा सेंसिंग कहती है कंपनी, साथ ही साथ 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स ऑफ वारंटी एंड प्रूवन सेफ्टी, क्योंकि आसियान एनकैप के अंदर इसको 5 स्टार रेटिंग मिली थी। अब चलते हैं हाई राइडर ग्रैंड विटारा पे कि आपको उनमें क्या मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, बेटर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, रेजोल्यूशन थोड़ा सा बेटर है, टच एंड फील बेटर है, और 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। बट समहाउ ये चीज़ें जो है, एक चलो पैनोरामिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट हटा दो, ये चीज़ आपको XL6 में भी और ब्रेजा में भी मिल रही है। सो कहीं ना कहीं होंडा सिटी हाइब्रिड जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है दैट इट इज ऑफरिंग मोर फॉर द सेम प्राइस। बाकी अगर आपको लगता है कि यहाँ होंडा सिटी बेटर ऑप्शन है, तो होंडा सिटी में हाइब्रिड लेनी है कि डीजल लेनी है या पेट्रोल लेनी है, तो उसके लिए मैंने पेट्रोल डीजल हाइब्रिड का एक कंपैरिजन वीडियो बना रखा है, वो आप चाहो तो देख सकते हो। चलो, मैंने माइल्ड हाइब्रिड कवर कर ली, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कवर कर ली, एक मॉडल बचा हुआ है ऑल व्हील ड्राइव मॉडल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप जरा सोच के देखो कि कोई भी कस्टमर ग्रैंड विटारा की ऑल व्हील ड्राइव क्यों लेगा। वैसे फॉर इन्फॉर्मेशन ऑल व्हील ड्राइव की ज्यादा बुकिंग है नहीं, इट इज नॉट अ पॉपुलर मॉडल। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ऑल व्हील ड्राइव की बुकिंग्स सिर्फ 3 से 5% ही है ऑफ दी टोटल ओवरऑल बुकिंग्स, लेकिन हम इस 3% को या 5% को भी कैटर कर लेते हैं। तो अल्फा की जो ऑल व्हील ड्राइव है, इसका प्राइस भी अल्फा ऑटोमेटिक जितना ही है, विच इज 16.89 लाख। अब काफी सारी डिस्कशंस के अंदर आपको ये सुनने को मिलता होगा कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको तो ऑल व्हील ड्राइव मिलेगी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिलेगी। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑफरिंग दी सेम नंबर ऑफ फीचर्स नहीं मिलेगी, बट ऑल व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव मिल जाएगी और बेटर 4 व्हील ड्राइव मिलेगी।
स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन Z4 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन 4 व्हील ड्राइव 7 सीटर 16.44 लाख की है। 45,000 रुपीज़ सस्ती है ग्रैंड विटारा से। ऑब्वियसली उतनी वेल किटेड या इक्विप्ड नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, सनरूफ नहीं है, 360 डिग्री कैमरा नहीं है, ठीक है, सनरूफ की कितनी यूटिलिटी है। दूसरी चीज़, 360 डिग्री कैमरा नहीं है, लेकिन आज से कुछ साल पहले भी दुनिया ने फॉर्च्यूनर, सफारी, स्कॉर्पियो क्लासिक सारी गाड़ियां चला रखी हैं बिना 360 डिग्री कैमरे के। ये फीचर तो अब जाके पॉपुलर हुआ है, और मैं मानता हूं कि फीचर्स के मामले में ग्रैंड विटारा ज़्यादा ऑफर कर रही है स्कॉर्पियो एन Z4 से। बट स्कॉर्पियो एन इज अ D सेगमेंट SUV, whereas ग्रैंड विटारा इज अ C सेगमेंट SUV। दोनों की लीग ही डिफरेंट है, दोनों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस डिफरेंट है, दोनों की बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश बिल्कुल डिफरेंट है, ड्राइविंग फील डिफरेंट है। अगर आप लोगों को जानना हो कि स्कॉर्पियो एन चलाने में कैसी है, तो मैंने स्कॉर्पियो एन भी चला रखी है और उसका वीडियो यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। और मैं सही बता रहा हूँ, आप ग्रैंड विटारा के अंदर बैठोगे और उसके माइल्ड हाइब्रिड इंजन को चलाओगे और आप 45,000 रुपये सस्ती लेस इक्विप्ड स्कॉर्पियो एन डीजल 4 व्हील ड्राइव को चलाओगे, आपको काफ़ी डिफरेंस नजर आएगा। स्कॉर्पियो एन के अंदर जो 4 व्हील ड्राइव है वो प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव है, उसमें ट्रांसफर केस है, रियर मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक है, फ्रंट ब्रेक डिफरेंशियल लॉक है। ग्रैंड विटारा के अंदर AWD है, और ग्रैंड विटारा का AWD क्या है, कैसा है, क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से मोड्स में क्या क्या मिलता है, मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है चैनल के ऊपर, आप चाहो तो देख सकते हो। वीडियोस मैंने बहुत बना रखी है वही सारी चीज़ों के ऊपर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव वाली फील चाहिए, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी है, एडवेंचर करना है, ट्रिप्स पे जाना है, स्कॉर्पियो एन शुड बी कंसिडर्ड। अब वो एक अलग बात है कि वो डीजल की है, डीजल फेज आउट हो जाएगा, पेट्रोल की माइलेज कम होगी, हमें तो माइलेज चाहिए। फिर जिसको माइलेज चाहिए, जिसको शहर में चलानी है, जिसको छोटी कार चाहिए, फिर वो ऑल व्हील ड्राइव को कहाँ यूज़ करेगा, वो ऑल व्हील ड्राइव का फ़ायदा ही नहीं उठा पाएगा कहीं पे भी, और ना ही उसके अंदर वो पावर और ग्रंट फील होएगी। तो देखो, इट इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। किसी भी कार में आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको फाइनली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से देखना है। तो अगर मैं ग्रैंड विटारा की बात करूं, तो इन्होंने कार को इस तरह से पोजीशन किया है कि ना तो आप इस कार के बारे में ये कह सकते हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना ही आप इस कार के बारे में कह सकते हो कि इसमें तो सब कुछ है। इस कार में आपको लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जैसे आप इस कार के करीब जाते हो, इसको बाकियों से कंपेयर करते हो और इसका प्राइस देखते हो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग लगती हैं। जिसे माइलेज चाहिए उसे पावर मिसिंग लगती है। जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सोच रहे थे वो फिर 20 लाख से ऊपर इस सेगमेंट पे खर्चना नहीं चाहते, और जो माइल्ड हाइब्रिड के टॉप वेरिएंट्स हैं उनमें फीचर्स एंड इक्विपमेंट्स तो हैं, लेकिन उतने पैसे खर्चने से पहले ऐसा लगता है कि इतना तो आपको लोअर कार के अंदर भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा एक ऐसी पहेली है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है। एंड प्रॉब्लम ये है कि ये जो मिसिंग गैप्स है ना, ये टिड बिट्स में एक एक गाड़ी पूरी करती है। ये चीज़ ये पूरी करती है, वो चीज़ वो पूरी करती है। जैसे लैक ऑफ पावर स्कॉर्पियो एन पूरी कर देती है, प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव वो स्कॉर्पियो एन पूरी कर देती है, बैलेंस बिटवीन प्राइस एंड माइलेज वो क्रेटा की डीजल कार पूरी कर देती है। एक छोटा टर्बो इंजन जिसकी पावर टू वेट रेशियो थोड़ी बेटर हो, जिसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेटर हो, तो ये जो जर्मन सिस्टर्स हैं फोक्सवैगन की और स्कोडा की, वो पूरी कर देती हैं। फीचर्स एंड इक्विपमेंट्स एंड प्रीमियम फील, उसके अंदर ये MG एस्टर आ जाती है। सो जहां भी आपको ग्रैंड विटारा में, हाईराइडर में कोई चीज मिसिंग लगेगी, आपको इमीडिएटली उसकी रिप्लेसमेंट एक कार मिल जाएगी, ये चीज इस कार में है। बट प्रॉब्लम ये है कि उस कार में फिर कुछ ऐसा मिसिंग होगा या नेगेटिव होगा जो ग्रैंड विटारा पूरी करती है। सो इसलिए इस पूरी सेगमेंट में इतनी सारी कार्स होते हुए भी आपको कोई एक परफेक्ट कार मिलनी मुश्किल है। वो आपको देखना है कि आपको क्या ठीक लगती है। लेकिन फिर भी सारी चीजों को देखते हुए कुछ ना कुछ ग्रैंड विटारा के एडवांटेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, इसका जो सिग्मा है वो डिसेंटली इक्विप्ड है। दूसरी चीज, अगर किसी को C सेगमेंट SUVs के अंदर कम से कम प्राइस पे एक ऑटोमेटिक व्हीकल चाहिए, तो ग्रैंड विटारा डेल्टा सबसे सस्ती ऑटोमेटिक कार है। MG एस्टर की जो सुपर है वो भी 8,000 रुपये महंगी है। इस पूरे सेगमेंट के अंदर ग्रैंड विटारा को कोई भी अंडरकट नहीं कर पा रहा है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के मामले में। वो बात अलग है कि MG एस्टर सुपर के अंदर LED लैम्प्स आते हैं, अलॉय व्हील्स आते हैं, ग्रैंड विटारा में स्टील रिम्स हैं, बाय हैलोजन हेडलैम्प्स हैं, लेकिन फिर डेल्टा के अंदर भी चीजें हैं, उसमें क्रूज कंट्रोल है, उसमें सुजुकी कनेक्ट है। एस्टर सुपर के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हिट एंड मिस है। बाकी ग्रैंड विटारा को बाकी ब्रांड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग कार्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएंट्स के साथ अगर कंपेयर करना है, तो वो मैं अलग एक सीरीज निकाल दूंगा, उनकी अलग वीडियोस निकाल दूंगा। उसके अंदर मैं ग्रैंड विटारा को वेरिएंट बाय वेरिएंट हर कार के साथ कंपेयर करूंगा थोड़ा डिटेल में, जिससे कि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए कि कौन सी कार बेटर है। तो यहाँ पे एक्सेल शीट में आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ कि ऑटोमेटिक में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और अगर मैं चीपेस्ट या एंट्री लेवल वेरिएंट्स की बात करूँ, तो ग्रैंड विटारा सिग्मा के मुकाबले हमारे पास और कौन से पेट्रोल ऑप्शंस हैं और उनमें क्या क्या है,
इनकी डिटेल स्टडी हम सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर करेंगे। साथ ही साथ ग्रैंड विटारा बिल्कुल बेस मॉडल से ही ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स देती है, सारे वेरिएंट्स में 3 हेडरेस्ट देती है पीछे, सारे वेरिएंट्स के अंदर रिक्लाइनिंग सीट्स देती है। वो बात अलग है कि वो कितने इफेक्टिव है। एंड सबसे बड़ी बात, माइलेज के मामले में आज भी मारुति का नाम काफी ऊपर है। बट और भी व्हीकल्स हैं जैसे किया सेल्टॉस है, वो बिल्कुल बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग देती है। आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे उनका भी ऑपरेशन। बट हाँ, आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पावर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो XUV 300 प्लस स्कॉर्पियो इनका Z4 वेरिएंट और Z6 भी अगर आप देखो तो आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो। स्पेस अगर आपको चाहिए हो तो आप XL6 देख सकते हो। अगर आपको सेम लेवल ऑफ इक्विपमेंट कम प्राइस में चाहिए हो, ताकि आप माइलेज में जितने पैसे बचा रहे हो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर भी पैसे बचा ही लो माइट एज वेल, तो आप ब्रेजा देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का बेस वेरिएंट चाहिए तो हाईराइडर कंसिडर कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के टॉप वेरिएंट अगर चाहिए हो तो होंडा सिटी हाइब्रिड कंसिडर कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। बाकी हो सकता है कि आपके अभी भी कुछ सवाल अनआंसर्ड हो, मैं कोशिश करूंगा उनको आगे कवर करने की। कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी सवाल आते रहते हैं, मैं उनको नोट करता जा रहा हूँ। जितना ज़्यादा हो सकेगा उन्हें भी आगे की वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।